तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल का क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स तक। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे आज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट नहीं होगा, यानी विदाउट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। ठीक है। अब जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास निकल करके आ जाए ए इनवर्स, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक उसी तरह हमारे पास होता है एक यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें हम लोगों का ख़ास बात ये होता है, बिल्कुल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इंक्लूडेड होता है, विथ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। ठीक है। इसकी ख़ास बात क्या है? जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दें, तो वो मेरे पास आ जाना चाहिए ए इनवर्स, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है। अब से शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ए डैगर इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ये हमारा रहा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो जब ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ए इंटू ए इनवर्स किया जाए तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स में भी जब हम लोग ए इंटू ए इनवर्स करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो ए इंटू ए डैगर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है। तो सपोज करो जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए। इसको रोटेट कर दे कुछ थीटा एंगल से, ठीक है, इसको रोटेट कर दे कुछ थीटा एंगल से। तो ये देखो, इसको रोटेट किए थीटा एंगल से, अभी कुछ नया वेक्टर बन गया होगा। ठीक है। अब थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए वेक्टर ए बी में हम लोग को एक रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा उस वेक्टर को। और वो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। ये कहलाता है हमारा रोटेशन मैट्रिक्स और ये है हमारा वेक्टर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बनेगा। पहला रो पहला कॉलम ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, दूसरा रो पहला कॉलम ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो एक मिला है वेक्टर, हम लोग को एक नया वेक्टर मिला है। ठीक है। और जो हम लोगों ने बोला ना कि ये जो थीटा रोटेट किए तो कौन सा वेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर नया मिला, तो ये वही वेक्टर है। तो इसको लिख दो इस तरीके से, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और दूसरे रो में लिखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा।
ठीक है, इसको बोला जाता है रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, और ये किस लिए है, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान रखना होगा कि हम लोग को ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक उसी तरह हमारे पास एक क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स भी होता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं। रोटेशन मैट्रिक्स क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा रोटेशन मैट्रिक्स क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। अब बोर्ड इरेज करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आया, ठीक है, इसको वापस से अगर हम लोगों को क्लॉकवाइज रोटेट करना हो थीटा एंगल से, ठीक है, तो हम लोगों को रोटेशन मैट्रिक्स क्लॉकवाइज वाले इससे मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले वेक्टर को। तो क्या होगा, हमारे पास वापस से जो पुराना वेक्टर था ए बी, वापस से ये वेक्टर इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो शुरू से वेक्टर था ए बी, उसको अगर पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमको ये वेक्टर से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता कॉस थीटा, तो और बड़ा लिख देते हैं। हमारे पास अगर स्टार्टिंग से ही ये वेक्टर है ए बी, इसको सबसे पहले अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या होगा, हमारा जो वेक्टर ए बी रोटेट करके ये वेक्टर बन जाएगा, और फिर वापस से जब हम लोगों को वापस रोटेट बैक करना होगा क्लॉकवाइज ताकि वापस से ये वेक्टर बन जाए, तब इस पूरे को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स है, यानी इस वाले मैट्रिक्स से। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये होगा माइनस साइन थीटा, और ये होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, वापस से जो ओरिजिनल वेक्टर है वही मिल जाएगा ए बी। ठीक है, अब अगर हम लोग ये दोनों वेक्टर को पहले सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें तो देखो क्या मिलता है हम लोगों को। अगर ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लें तो देखो क्या मिलेगा, ऐसे और ऐसे करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तो ये हम लोगों का अब देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी कितना का होगा, 2/2 का ही होगा ये भी। ठीक है, तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको करो तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 0 हो गया। इसको करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। तो देखो हम लोगों को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब उसमें से हम लोग ये वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिए तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, वापस से ए बी मिल जाएगा। तो यही बात हुआ, या तो तुम फिजिकली मीनिंग भी देख सकते हो और इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी देख सकते हो। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि इसमें और कुछ भी बता सकें। अब अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि रोटेशन मैट्रिक्स जो है क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, क्या रोटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो कैसे चेक करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसके इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये भी एक रोटेशन मैट्रिक्स है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी रोटेशन मैट्रिक्स है क्लॉकवाइज। चलो
कोई एक रोटेशन मैट्रिक्स उठा देते हैं हम लोग ये बात, और चेक करते हैं क्या ये ऑर्थोगोनल है। तो देखो कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज लो। अब देखो क्या आता है, मेरे पास 10 सेकेंड है, चेक करो क्या आता है। क्या आएगा, बन गया होगा। पहला रो को उठा के कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये दूसरा रो को उठा के दूसरा कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो क्या निकल करके आ गया, ये देखो ये इसका इन्वर्स हो गया। अगर ये मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज है, तो ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स है। और तुम देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ये इसके एंटी रोटेशन मैट्रिक्स का बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ खास प्रॉपर्टी जिसको याद रखना है हम लोगों को। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है और उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखो एक हम लोगों ने पढ़ा था हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग सब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एक है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर उसका तुम डैगर लोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास वापस से ए आ जाएगा। और यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर तुम ए डैगर लोगे तो तुमको ए इन्वर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर तुम ए डैगर लोगे तो तुम्हारे पास नेगेटिव ए मिल जाएगा, ठीक है। और इसी का केस होता है जो होता है ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ले रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता है तो डैगर कोई मतलब नहीं है, तो ट्रांसपोज ले रहे होते हैं, वो आ जाता है ए के बराबर। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमिलर है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता है, तो ए ट्रांसपोज लिख देते हैं डैगर लिखने के बजाय, और वो आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए। ठीक इसी तरह होता है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर एक केस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग डैगर नहीं लेकर के ए ट्रांसपोज लेते हैं और वो ए इन्वर्स के बराबर आ जाता है। और हम जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। बाकी कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलो या यूनिटरी मैट्रिक्स बोलो, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, इज मॉड
ऑफ 1। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मान लो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका अगर हम डिटरमिनेंट लें तो हमेशा वो 1 आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ईच रो या कॉलम एक्ट्स एज अ यूनिट वेक्टर in a orthogonal matrix। हम लोगों ने देखा कि एक जैसे रोटेशन मैट्रिक्स भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका हर एक रो या हर एक कॉलम कुछ भी उठा लो, मान लेते हैं हम पहला कॉलम उठाते हैं ये वाला। अब इसको तो मैं एनालाइज़ करो, ये कॉस थीटा साइन थीटा है ना, ये एक यूनिट वेक्टर होगा। कैसे यूनिट वेक्टर को पहचानने का क्या तरीका होता है? इसका तरीका ये होता है कि अगर तुम ओवर रूट लो और पहला एलिमेंट ले लो, तो क्या पहला एलिमेंट कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा एलिमेंट का भी स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा, और उसका जो तुम स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो वो 1 आना चाहिए। अब देखो तुम जानते हो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ईच रो या कॉलम इज ऑर्थोगोनल to the other row or column। Each row or column is orthogonal to the other row or column in an orthogonal matrix। ठीक है, तो जैसे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, इस बार क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो देखो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा और ये नेगेटिव साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका हर रो दूसरे रो के लिए ऑर्थोगोनल होगा। कैसे होगा? या हर कॉलम दूसरे कॉलम के लिए ऑर्थोगोनल होगा। तो जैसे मान लेते हैं पहला कॉलम C1 ले और दूसरा कॉलम C2 ले, तो C1 कॉलम C2 के लिए भी ऑर्थोगोनल होगा। और अगर पहला रो R1 ले और दूसरा रो R2 ले, तो पहला रो दूसरे रो के लिए भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल होना या क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। ऑर्थोगोनल का लिटरल मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि C1 जो है वो परपेंडिकुलर है C2 के। इसका क्या मतलब है? ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? C1 का ट्रांसपोज लेंगे और उसको डॉट करेंगे C2 के साथ, तो वो 0 आना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि सही में ऐसा है कि नहीं। तो C1 का ट्रांसपोज ले लो, तो ये कुछ इस तरीके से है कॉलम वाइज, तो इसको रो वाइज लिख दो। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा, और C2 को वैसे ही रहने दो कॉलम वाइज। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। आप दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का और देखो क्या आता है। ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जो कि एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो हुआ ना डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसका प्रूफ हो गया।
ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट पे रेस करते हैं और चलते हैं क्लास के और इंटरेस्टिंग सेक्शंस की ओर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं अगर, कि मान लो कि इफ़ ए एंड बी ये दो तो मैट्रिक्स है, और ये कैसा मैट्रिक्स है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे ही हम लोग सुने कि ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो फट हम लोगों को ये लिखना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ए डैगर इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी डैगर इज इक्वल टू बी इनवर्स। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करें और उसका होल का डैगर ले लें, तो देखो क्या होगा। प्रॉपर्टी कहता है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। जैसे पहले ए बी लिखा हुआ है, तो पहले बी ए आ जाएगा इस ऑर्डर में, और दोनों के ऊपर एक एक डैगर आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बी डैगर होता है बी इनवर्स और ए डैगर होता है ए इनवर्स। तो हम लोग यहाँ से इस रिज़ल्ट पे पहुँच गए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि लिखोगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिख देना चाहिए करेक्ट इंग्लिश के साथ, इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या ऐसा ट्रू है? चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट करो ए बी और चेक करो क्या इसका जो प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है क्या वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ए बी एक मैट्रिक्स बना, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ए बी के डैगर के साथ। अगर हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स एक्स है और उसको इसके डैगर से मल्टीप्लाई कर दी जाए और ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ये दोनों जो मैट्रिक्स आया है, नया मैट्रिक्स बना है ए बी, इसको इसी के डैगर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है? तो चेक कर लेते हैं। ए बी को वैसे ही रहने दो और ए बी डैगर को लिखो बी डैगर ए डैगर। ठीक है, अब ए बी को वैसे ही रहने दो और बी डैगर को लिखो बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी जो मल्टीप्लाई होगा तो बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, बी इंटू बी इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं तुम लोगों को कि जैसे हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? मैट्रिक्स बनाएंगे कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा अगर इसको हम लोग n टाइम्स इसी से मल्टीप्लाई करते चले जाए? तो सोचो कि मान लो एक यूनिट वेक्टर है 1 1, या छोड़ो मत मानो, ऐसे ही तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स एक अगर पावर 1 रहता है सर, उसका काम क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है
मान लो ये वेक्टर है, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देने से काम होता है, ठीक है। अब फिर उसमें हम अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेगा, फिर से ये थीटा एंगल से इसको रोटेट कर देगा, ठीक है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेगा, फिर से ये इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देगा। तो ऐसे ही चलते चला जाएगा। मान लो 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई किए इसी मैट्रिक्स से, तो क्या करेगा, 3 टाइम्स रोटेट कर देगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम उसका अगर जितना भी यहाँ पे पावर कर रहे हो, ठीक है, उतना ही फैक्टर से उतना एंगल, अगर मान लो तुम 3 पावर करते हैं इसका, तो ये ओवरऑल कितना किया, 3 थीटा से रोटेट कर दिया। इसका फिजिकल मीनिंग में यही होता है कि तुम जितना बार उसको मल्टीप्लाई करोगे उतना टाइम्स थीटा रोटेट हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा माइनस साइन ऑफ एन थीटा, ये बन जाएगा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट होता है आज का क्लास, और इसके आगे बात देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।